मेंडलीय अनुपात से विचलन अथवा मेंडल के नियमों से विचलन। पहले तो आप लोग समझ लें कि ये विचलन है क्या चीज़। विचलन अर्थात डेविएशंस। मेंडलवाद की सन 1900 में पुनर्खोज के बाद आनुवांशिकी पर वैज्ञानिकों ने बहुत तीव्र गति से अनुसंधान किया, बहुत खोजें करीं। इसके फलस्वरूप अनेक ऐसे आनुवांशिक लक्षणों का पता चला जिनकी वंशागतियाँ मेंडलीय पद्धति से बिल्कुल अलग थीं और बहुत ही जटिल थीं। इन आनुवांशिक लक्षणों में ना तो मेंडल का प्रभाविता का नियम, ना ही पृथक्करण का नियम और ना ही स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम लागू होता था। अर्थात ये ऐसी आनुवांशिक वंशागतियाँ थीं जिनमें मेंडल के तीनों में से कोई भी नियम पालन नहीं करते थे। इन्हें ही मेंडल पद्धति के विचलन कहते हैं। इसे मेंडलीय अनुपात या मेंडलीय नियमों से विचलन भी कहा जा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ जगह पर मेंडल के नियम काम करते ही नहीं है, तो इस प्रकार उसमें संशोधन करके नव मेंडलीय आनुवांशिकी तैयार की गई, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित जीनों के पारस्परिक प्रभाव को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला था एलीली जीनों का पारस्परिक प्रभाव और दूसरा था गैर एलीली जीनों का पारस्परिक प्रभाव। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव के कई उदाहरण में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, घातक या मृत्युकारक जीन्स जिसे हम बहुप्रभावी जीन्स के अंतर्गत रखते हैं, गुणात्मक या विकल्पी या बहुगुण एलीलवाद। इनमें से हम आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता ये दोनों ही उदाहरण सहित पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आज हम जो समझाने वाले हैं वो है घातक या मृत्युकारक जीन्स अर्थात लीथल जीन्स। 1905 में एल क्यूनोट, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं एल क्यूनोट, उन्होंने घरेलू चूहों पर प्रयोग किया। स्पेशली चूहों के बालों का इन्होंने स्टडी किया। चूहों के बालों का रंग पीला और भूरा, ये दो लक्षण इन्होंने लिए। पीले रंग को कैपिटल वाई और भूरे रंग के लिए स्मॉल वाई जीन रूप रखा। जब इन्होंने दोनों पीले और भूरे बालों वाले दोनों चूहों के बीच क्रॉस कराया तो उनकी F1 पीढ़ी में सभी चूहे 1:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। जबकि मेंडल का नियम कहता है, प्रभाविता का नियम ये कहता है कि F1 पीढ़ी में सभी जीव संकर और प्रभावी लक्षणों वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इन्हें पीले और भूरे बालों वाले दोनों प्रकार के चूहे 50-50% मिले, अर्थात उनका अनुपात 1:1 था, जिससे इन्हें संदेह हो गया। अब इन्होंने F1 पीढ़ी के दो पीले बालों वाले चूहों के बीच में क्रॉस कराया, जिससे F2 जेनरेशन में यानी अगली पीढ़ी में पीले और भूरे बालों वाले चूहों का अनुपात 2:1 प्राप्त हुआ, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार यह अनुपात 3:1 होना चाहिए था। बाद में क्यूनोट ने अध्ययन करके पता किया कि जिस चूहे में जीनोटाइप कैपिटल वाई था, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। यह जीन रूप उसके लिए मृत्यु कारक बन गया और इसी वजह से चूहों का अनुपात F2 जेनरेशन में 3:1 के बजाय 2:1 प्राप्त हुआ। यदि इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जीवधारियों में कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनके जीन यदि अपनी संयुग्मजी अवस्था में प्रबल रूप में आ जाएं तो वो उस जीवधारी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ऐसे सभी जीन्स को हम घातक जीन्स या मृत्युकारक जीन्स या लीथल जीन कहते हैं। अब समझेंगे गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलीलवाद अर्थात मल्टीपल एलीलिज्म। जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या अधिक जीन्स में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर स्थित होती हैं तो इन्हें गुणात्मक विकल्पी अर्थात मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति। अब इसे समझते हैं। रुधिर वर्गों की वंशागति यदि मनुष्य में देखा जाए तो सबसे पहले बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि ABO, जिससे 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बनते हैं, रुधिर वर्ग A, रुधिर वर्ग B, रुधिर वर्ग AB तथा रुधिर वर्ग O। तो ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है, ये पता बर्नस्टीन ने लगाया था। अर्थात मेंडल के नियम के अनुसार ही माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप बनता है। ब्लड ग्रुप जो लक्षण है इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स के कारण होती है। इसीलिए इस वंशागति को गुणात्मक एलीलवाद या बहुगुण एलीलवाद भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, और एक क्वेश्चन और आता है कि मनुष्य में
पाए जाने वाले रुधिर वर्गों के कुल कितने जीन रूप होते हैं? तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आ जाए कि मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के: रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी तथा रुधिर वर्ग ओ। और अगर आ जाए कि रुधिर वर्गों के कितने जीन रूप होते हैं, तो आपको याद रखना है 6। ये 6 जीन रूप आपको सामने दिख रहे होंगे। रुधिर वर्गों की वंशागति को समझने के लिए हम कुछ क्रॉस अर्थात संकरण को पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो इनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? इस प्रकार के क्रॉस में हम एक पुनेट द्वारा तैयार एक वर्गाकार बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में 4 खाने बना देंगे। ऊपर की ओर माता के अंडाणु तथा साइड से लंबाई में हम पिता के शुक्राणुओं की जीन रूप को रखेंगे। माता के अंडाणुओं, क्योंकि हम पहले बताया कि माता का रुधिर वर्ग ए है, तो इसके जीन रूप या तो जीन ए होंगे या जीन ए जीन ओ होगा। तो हमने इनमें से पहले जीन ए जीन रूप को लिया और रख दिया। इसके बाद पिता के जो शुक्राणु हैं उसके जो जीन रूप हैं, रुधिर वर्ग बी था तो जीन रूप 2 प्रकार के बनेंगे, जीन बी या जीन बी जीन ओ। तो हमने यहाँ पे जीन बी और जीन बी को लिया। अब दोनों का हम क्रॉस कराएंगे। पहले कॉलम में जीन ए जीन बी, दूसरे कॉलम में जीन ए जीन बी, तीसरे में भी यही और चौथे में भी यही कंडीशन आती है, अर्थात इनकी सभी संतानों का रुधिर वर्ग ए बी होगा। अब यदि इसी क्रॉस को हम दूसरे जीन रूप लेकर बनाएं तो कैसे बनेगा? जैसे कि माता का रुधिर वर्ग ए है और ए का जीन रूप हमने लिया जीन ए जीन ओ, पिता का रुधिर वर्ग बी है और हमने रुधिर वर्ग लिया है जीन बी जीन ओ। तो दोनों का क्रॉस दिखाया गया है सामने। जब हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो इनकी 25% संतानें ए रुधिर वर्ग वाली, 25% संतानें बी रुधिर वर्ग वाली, 25% संतानें ए बी रुधिर वर्ग वाली तथा 25% संतानें ओ रुधिर वर्ग वाली प्राप्त होंगी। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, गैर एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। इसमें हम मेंडलीय नियमों के ऐसे विचलन के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कि किसी लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन में जीन्स की एक एलीली जोड़ी के प्रभाव को दूसरी एलीली जोड़ी के जीन्स बदल देते हैं। इसमें हम एपीस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस को समझते हैं। सबसे पहले तो जब एक एलीली जोड़ी का कोई जीन दूसरी एलीली जोड़ी के जीन के प्रभाव को रोक देता है, तो यहाँ पर प्रभावशाली जीन जो होगा उसे एपिस्टैटिक जीन कहेंगे और प्रभावित जीन जो होगा जिसका प्रभाव छिप गया है उसको हाइपोस्टैटिक जीन या हाइपोस्टैटिक कारक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रभावशाली जीन के प्रभाव को हम एपिस्टेसिस कहेंगे, जबकि प्रभावित होने वाले जीन के प्रभाव को हम हाइपोस्टेसिस कहेंगे। अब समझेंगे संपूरक जीन्स अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ये क्या हैं। इसमें किसी भी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन भी उपस्थित हो। अब समझेंगे अनुपूरक जीन्स अर्थात सप्लीमेंट्री जीन्स। इसमें एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तो दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना ही स्वतंत्र रूप से हो जाती है, लेकिन दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है, यानी उसको उपस्थित होना पड़ेगा तभी वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर पाएगा। अब समझेंगे संशोधी या सहयोगी जीन्स के बारे में, मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन्स के बारे में। प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन का अपना अलग प्रभाव होता है, परंतु दोनों जोड़ियों के प्रबल जीन्स जब साथ साथ हों तो एक नए लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन हो जाता है। अब समझेंगे मात्रात्मक या बहुजीनी वंशागति अर्थात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जीव जातियों की आबादी में कुछ आनुवांशिक लक्षणों में विभिन्न सदस्यों के बीच थोड़ी थोड़ी अविच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं। अविच्छिन्न का मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन, जो हमें हर समय मिल जाएंगी। जैसे एक कक्षा की ही बात की जाए तो उनकी लंबाई समान नहीं होगी। त्वचा की रंग की बात की जाए तो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी त्वचा के रंग में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, तो इसे कहते हैं अविच्छिन्न विभिन्नताएं, कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं, जो हमेशा हर जगह देखने को मिलती हैं। तो फिर से समझते हैं इस डेफिनेशन को कि जीव जातियों की आबादी में कुछ आनुवांशिक लक्षणों में विभिन्न सदस्यों के बीच थोड़ी थोड़ी अविच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति को मात्रात्मक वंशागति या बहुजीनी वंशागति कहते हैं।
अब पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय मत। कई बार बोर्ड में पूछा गया वंशागति का गुणसूत्रीय मत और वंशागति का जीन मत, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बावेरी और सटन दो वैज्ञानिक हैं, इनके नाम आप लोग याद रखें। 1902 में सटन तथा बावेरी ने पता लगाया कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया में समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण, फिर नर और मादा युग्मकों के बीच संयोजन की प्रक्रिया में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक कारकों के लिए बताया था। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि संभवतः गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं। अब ये कारक क्या है? मेंडल ने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माता पिता के लक्षणों को या एक पीढ़ी के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाती हैं, उन्हें हम कारक कह सकते हैं। तो उस समय कारक चलता था मेंडल के टाइम पे कि कारक, लेकिन इन्होंने कारक का डिटेल में वर्णन नहीं कर पाए मेंडल, केवल ये कहा था कि कारक होते हैं कुछ जो एक पीढ़ी के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। सटन तथा बावेरी ने भी यही बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वही मेंडल के कारक थे। इसी आधार पर सटन और बावेरी ने 1902 में, स्पेशली सटन कह सकते हैं यहाँ पे कि सटन ने ही स्पेशली 1902 में वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रस्तुत किया था। अब समझेंगे वंशागति का जीन मत, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब वंशागति का गुणसूत्रीय मत आ गया तो कई वैज्ञानिकों का इस पर एक विशेष ध्यान गया कि आनुवांशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों से काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण वंशागति के गुणसूत्रीय मत की मान्यता समाप्त हो गई। फिर बाद में सटन ने दोबारा से अध्ययन किया और पता लगाया कि मेंडल के जो कारक हैं अर्थात गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों से बहुत छोटे हैं और इन्हीं में स्थित होते हैं। एक गुणसूत्र जो है वो एक लक्षण को लेकर अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। गुणसूत्र में बहुत छोटे छोटे कारक होते हैं जिन्हें बाद में जॉनसन ने 1909 में जीन्स नाम दिया था, और इन्हीं जीन्स के कारण एक पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। मॉर्गन ने 1910 में पता लगाया कि जीन्स गुणसूत्रों में पंक्तिबद्ध क्रम में लगे रहते हैं, और उन्होंने ही फिर इस मत का नाम बदलकर, जो ये पहले नाम था वंशागति का गुणसूत्रीय मत, उसका नाम बदला और इसका नाम रखा वंशागति का जीन मत, क्योंकि यहाँ पर क्लियर हो गया कि गुणसूत्र स्पेशली लक्षणों को लेकर अगली पीढ़ी में नहीं जा रहा। गुणसूत्र के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो जीन्स हैं, वो अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, इसलिए इस मत का नाम हो गया वंशागति का जीन मत।